Assalamualaikum everyone, welcome to Reader online class session. This is me, Professor Ashish Sajid, and today our topic is deformities of skeleton part 2. ओके जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन जो है वो स्टडी की थी. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जेनेटिक कॉज पढ़ी थी, कुछ हार्मोनल कॉज की वजह से स्केलेटन में जो खराबियाँ हैं वो पढ़ी थी, फिर न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से पढ़ी थी. तो न्यूट्रिशनल कॉज में जो हमने दो पढ़ी थी वो थी हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स. तो आज हम इसके आगे फर्दर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्क स्लिप. ठीक है जी. अब ये डिस्क स्लिप क्या है? जो हमारे पास डिस्क स्लिप है, इसका दूसरा नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटर मीन दरमियान में, वर्टिब्रल मीन वर्टिब्रल कॉलम के, यानी ये डिस्क जो है ये वर्टिब्रेस के दरमियान में मौजूद होती है. यानी जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी वर्टिब्रास होंगे उनके दरमियान में क्या मौजूद है? ये डिस्क मौजूद है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, ये डिस्क जो है किसकी बनी हुई है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और जब ये अपनी जगह से रिमूव हो जाती है फिर क्या नुकसान होते हैं और इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे. तो जो हमारे पास ये डिस्क स्लिप है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसका काम क्या होता है? इसका काम मेन ये है कि ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है. और आपको पता है कुशनिंग का क्या मकसद होता है? कुशनिंग का मतलब वो ये होता है कि जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, या यूँ समझ लें शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है. अगर हम लोग इसको खोल के देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वर्टिब्रा का छोटा सा जो है वो सेक्शन जो है वो मौजूद है. ठीक है जी. अच्छा, अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये वर्टिब्री है और एक ये वर्टिब्री, इन दोनों के दरमियान एक डिस्क मौजूद है. ठीक है. ये आपको जो येलो रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या मौजूद है? ये डिस्क मौजूद है. अच्छा, अब साइड पे क्या है हमारे पास? साइड पे जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है. तो ये जो हमारे पास येलो कलर की डिस्क है, इसको हम कहते हैं कि ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है बिटवीन द टू वर्टिब्रास. अब ये कुशन जो है, या ये जो डिस्क है, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है. एक है न्यूक्लियस पल्पोसस और एक है एनुलस फाइब्रोसस. न्यूक्लियस पल्पोसस का क्या मतलब है? न्यूक्लियस का आमतौर पे हम मतलब लेते हैं दरमियान में, और पल्पोसस का मतलब होता है पल्प जैसा, या यूँ समझ लीजिए सेमी सॉलिड फ्लूइड जो होता है. ठीक है. तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस, आपको ये जो येलो कलर का अंदर फ्लूइड नजर आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं. और जो ये रेड कलर की आपको बाउंड्री नजर आ रही है, इसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं. एनुलस का मतलब होता है रिंग, और फाइब्रोसस मीन फाइबर्स का बना हुआ. तो जो हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस है, यानी जो अंदर फ्लूइड है, इसका काम क्या है? एक तो ये इनर सेमी सॉलिड फ्लूइड है, ये रबर बॉल की तरह एक्ट करता है. रबर बॉल क्या होता है कि होता जो सख्त भी है, नरम भी है, जो कि इजीली कंप्रेस हो सकता है, ये जिसमें इलास्टिसिटी होती है. तो हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस जस्ट एक्ट लाइक एज अ रबर बॉल, और इसका काम क्या? ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, वो है एनुलस फाइब्रोसस. एनुलस का क्या मतलब है? एक रिंग है, और फाइब्रोसस मीन फाइबर जैसा है, और ये किसका बना हुआ है? फाइब्रो कार्टिलेज का. अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो, हमने कार्टिलेज की 3 टाइप्स पढ़ी थी. एक है फिब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. तो यहाँ पे ये जो रिंग बना हुआ है, ये कौन सी कार्टिलेज का बना हुआ है? ये फिब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है. इस एनुलस फाइब्रोसिस का काम क्या है कि ये जो दो हमारे पास वर्टिब्रास हैं, इनको आपस में इकट्ठा करके रखता है. अभी तो आपके सामने दो वर्टिब्रास हुए, जब आप पूरी वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे तो हर वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में ये जो डिस्क है ये मौजूद होती है. ठीक है जी. इसके अलावा ये एनुलस फाइब्रोसस शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर इनमें से किसी एक को भी झटका लगता है तो ये झटका दूसरे वर्टिब्रास को ट्रांसफर नहीं किया जाता. इनफैक्ट ये जो आपके पास डिस्क है ये एब्जॉर्ब कर लेती है उस शॉक को, जिसकी वजह से इंजरी या कोई बड़े हादसे से बचा जा सकता है. तो ये शॉक आपको कब जो है वो रिसीव होंगे? जब फॉर एग्जांपल वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, या इवन आपकी जो वर्टिब्रा है वो बेंड होती है. तो इन सारी चीज़ों से शॉक जो है वो मिलते हैं, लेकिन ये जो डिस्क है ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है जी. अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, आपके पास एक ये वर्टिब्रा है, एक ये है और एक ये वर्टिब्रा है. इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान आपको एक ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह रहे हैं. और अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो आपको दो पोर्शन नजर आएंगे. एक ये बाहर रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं एनुलस फाइब्रोसस, और एक बीच वाला स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस. ठीक है जी. अगर हम इस बीच वाले हिस्से को मजीद जूम आउट करके देखें तो आपको इस तरह नजर आएगा. बाहर जो है वो एक रिंग है और अंदर आपके पास पल्पोसस सेमी सॉलिड फ्लूइड है.
उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये अब जो डिस्क है ये स्लिप कैसे होगी। स्लिप मीन अपनी जगह से हट जाएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर कोई ट्रॉमा मीन अगर कोई चोट लग जाती है तो जो है वो डिस्क के स्लिप होने के चांसेस होते हैं। और जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम हर्निएशन कहते हैं। ठीक है, हर्निएशन क्या है कि फॉर एग्जांपल डिस्क का अपनी जगह से हट जाना या अपनी जगह से रिमूव हो जाना, वो हर्निएशन कहलाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो वेट उठाते हैं तो अपनी जिस्म के ऊपर एक बेल्ट जो है वो पहन के रखते हैं। इस बेल्ट का क्या काम होता है, ये बेल्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उनके वर्टिब्रल कॉलम को, कि जब हम लोग वजन उठाएं तो वजन का जो शॉक है या वजन का जो वजन है उसका जो शॉक है वो जो है वर्टिब्रास के ऊपर ना पड़े, जिससे डिस्क स्लिप होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो जब भी कोई आम मर्द और औरत कोई वजन उठाते हैं तो उनको कमर में दर्द शुरू होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहां से जो डिस्क जो है वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल डिस्क स्लिप हो गई है तो अब क्या होगा। अगर डिस्क स्लिप हो गई यानी हर्निएटेड डिस्क हो गई है, डिस्क अपनी जगह से हिल गई है, तो दो चांसेस होते हैं। सबसे पहला चांस क्या है कि जो बाहर आपने रिंग बनाया था वो फट सकता है, यानी रप्चर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस हो सकता है। और दूसरा क्या है कि जो उसके अंदर सेमी सॉलिड फ्लूइड था वो बाहर आ सकता है, यानी प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है जी। अगर हम लोग इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपके पास ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम है और इसके अंदर हमने क्या कहा था कि ये रिंग है और अंदर एक सॉलिड सेमी सॉलिड फ्लूइड है। तो ये आपके पास नॉर्मल डिस्क है और जब ये डिस्क स्लिप हो जाती है तो ये फ्लूइड जो है वो बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉजेस क्या है कि जिसकी वजह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेस हो सकती है। अब होता क्या है कि ये हमारे पास वही डायग्राम है जो हमने पीछे बनाई है। अब ये हुआ है कि जो हमारे पास रिंग है वो अभी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, वो रप्चर हो चुका है और सारा फ्लूइड जो है वो बाहर आ गया। अब फ्लूइड यहाँ से भी बाहर आ सकता है और यहाँ से भी बाहर आ सकता है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, असल में ये प्रोटेक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फ्राहम कर रही होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड से आगे फर्दर नर्व्स बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, नर्व्स बाहर निकलती हैं। जब ये फ्लूइड बाहर आता है तो ये जो फ्लूइड है ये इन नर्व्स के ऊपर प्रेशर जो है वो डालता है और जब ये प्रेशर डालता है तो नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं या डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं या इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अब आप देखें कि हमारे पास एक नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो जिस जगह ये नर्व जा रही होगी क्या उस जगह वो मैसेज अब सही से पहुंच पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर कर लें कि भाई ये वाली जो नर्व है ये इंटेस्टाइन तक जा रही थी, तो अब ये फॉर एग्जांपल नर्व डैमेज हो गई है, तो क्या ये मैसेज इंटेस्टाइन तक पहुंचा सकेगी? नहीं। तो इट्स मीन कि इंटेस्टाइन काम करना छोड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन या कोई भी ऑर्गन उस वक्त काम करेगा जब उसे मैसेज आएगा, और जब मैसेज ही नहीं आएगा वो काम ही नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो आपका ओवरऑल जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है जी। तो काज क्या हुए कि ये जब हमारे पास रप्चर हो जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस या प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस हो जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर देती है और साथ में जो नर्व्स आ रही होती हैं उसमें जो है वो पेन शुरू होती है और वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। ट्रीटमेंट क्या है कि इनको पेन किलर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे बात दर्द है तो सबसे पहला ये है कि पेन किलर दिया जाए, प्लस जो है बेड जो है वो रेस्ट उनको रिकमेंड किया जाता है कि बेड रेस्ट करें, यानी आराम से जो है वो रेस्ट किया जाए। वो क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा हम लोग इमोबिलाइजेशन करेंगे उस पर्सन को या जितना ज़्यादा हम उसे कहेंगे रेस्ट करो, उतनी ही ये जो फर्दर स्पाइनल कॉर्ड है उसको रिकवर होने का टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो ट्रैक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिस बंदे को जो है वो डिस्क स्लिप हो जाती है उसको रस्सियों की मदद से या किसी स्पोर्ट की मदद से उसको इमोबिलाइज किया जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे छोटी सी GIF में देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्क स्लिप है और जब ये प्रेशर कॉज करती है तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह ये बेंड हो गई या इस पे जोर पड़ेगा या शॉक महसूस होगा तो ये क्या होती है, ये कंप्रेस हो जाती है। और दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो रप्चर होता है और बाहर चला जाता है, जिससे आसपास की जो न्यूरॉन्स हैं वो कंप्रेस होती हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, ये आप लोग दोबारा देख लें। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक ट्रैक्शन यहाँ पे पढ़ी है।
ट्रैक्शन के अंदर मैंने भी आपको क्या कहा था कि टोटली उस पर्सन को इमोबिलाइज कर दिया जाता है रस्सियां बांध के या इस तरह वायर्स बांध के, ताकि वो उसका वो एरिया जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल हरकत में ना आए, वो सिर्फ बेड रेस्ट करे। या फॉर एग्जाम्पल अगर इन तीनों चीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो सिंपली क्या किया जाता है कि इस डिस्क को ही रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि फ़िलहाल फ़ायदा यही होता है कि ये मज़ीद इन्फेक्शन कॉज करे। इससे अच्छा है कि आप इस डिस्क को ही रिमूव कर दें, ठीक है। और फर्दर उस इंसान को रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई जिस्म के अंदर शॉक लगे या वज़न उठाएं, जिससे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्क रिमूव कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंप्रेसिबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास वर्टिब्रे हैं उनके दरमियान जॉइंट होता है, ठीक है, यानी दो वर्टिब्रे को जोड़ने के लिए हमारे पास जॉइंट होता है, वो जॉइंट ही जो है वो काम करना छोड़ देता है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं स्पॉन्डिलाइसिस हो चुका है, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्टिब्री है और इसके दरमियान ये जो दो जॉइंट थे और ये दोनों जॉइंट जो है वो आपस में सेपरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होती है इमोबिलिटी जो है वो कॉज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी शियाटिका। शियाटिका क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम बनाई है, इसको आप समझिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से नीचे आपके पास आती है रीढ़ की हड्डी, और इस रीढ़ की हड्डी को हमने क्यों बनाया है, ताकि ये अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को महफूज कर सके, ठीक है। ब्रेन है, ब्रेन के नीचे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जब आपके पेल्विक ग्रिडल के पास आती है यानी हिप बोन के पास आती है, ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक लेग की तरफ और दूसरी लेग की तरफ। ये स्पाइनल कॉर्ड जब अपने आप को दो में डिवाइड करती है यानी दो नर्व्स में डिवाइड करती है, तो इन नर्व्स को हम शियाटिक नर्व कहते हैं, ठीक है। जब स्पाइनल कॉर्ड अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करती है इनटू द लेग्स, तो इन नर्व्स को हम शियाटिक नर्व कहते हैं, ठीक है जी। अब शियाटिका का नाम आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा कि इस शियाटिक नर्व में जो है वो मसला हो गया है, दैट्स वाई इस डिजीज का नाम हमने क्या दिया है, शियाटिका दिया है। अब होता क्या है कि जब इस नर्व के अंदर मसला आता है तो शदीद किस्म की जो है वो पेन उठती है, और ये पेन ऐसी होती है कि जहाँ से वो शियाटिक नर्व शुरू होती है और जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहाँ पे आपको पूरी की पूरी दर्द महसूस होगी, और वो चलती हुई दर्द जो है वो महसूस होगी, जिसे हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन, ठीक है। और ये होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर गिर गया खुदा ना खास्ता तो उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, या जो डिस्क है, क्योंकि आपको पता है वर्टिबल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, और अगर कोई भी डिस्क जो है वो हिल जाती है अपनी जगह से तो इस शियाटिक नर्व को जो है वो डैमेज कर देती है, तो भी ये शियाटिका हो सकता है। या अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने जो है कोई ऐसा गलत टीका लगा दिया, और अक्सर आपको पता है टीका जो है वो बुटॉक यानी हिप बोन या हिप वाली साइड में भी लगता है, तो अगर गलती से जो इंजेक्शन है उसकी नीडल शियाटिक नर्व को डैमेज कर देती है तो क्या हो सकता है, शियाटिका हो सकता है, ठीक है जी। अब आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक जो है वो लेफ्ट लेग में और एक जो है वो राइट लेग में, और ये आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ये क्या है, शियाटिक नर्व है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये शियाटिक नर्व किसकी वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल गई है, यानी हर्निएटेड डिस्क हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ हो चुका है, इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ये नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, और आपको पता है नर्व का क्या काम है, नर्व का काम ये है कि वो मैसेज पहुंचाए, ख़ास तौर पे जब वो एरिया लेग्स का हो तो वो नर्व का क्या काम होगा लेग्स में कि भाई वो हरकत करे, पाँव को हिलाए जुलाए। अगर ये नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, इट्स मीन कि अब पाँव हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। या फॉर ये डिपेंड करता है कि वो नर्व कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है तो लेग्स काम करना बिल्कुल छोड़ देंगी और हम उस बंदे को माजूर की कैटेगरी में लेकर आएंगे, ठीक है। या तो अगर थोड़ी बहुत हुई है तो हम यूँ कह सकते हैं लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट हो गया, यानी तकरीबन समहाउ वो जो है वो काम करना छोड़ गई हैं या उनके अंदर खराबी पैदा हो गई है। या इसका इफेक्ट ये क्यों होता है, क्योंकि नर्व रूट जो है वो हमारे पास इंजर्ड हो जाती है, लेग्स बिकम यूजलेस, कांट बी फ्लेक्स मीन वो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं कर सकती, और इवन जो ये फुट एंकल होता है यानी कि जो पाँव है वो भी मूवमेंट जो है वो अपनी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। और रिकवरी के चांसेस स्लो होते हैं। आमतौर पे जो हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं इनके अंदर नो डाउट रिपेयरिंग की पावर होती है, ये अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आदमी किस उम्र के हिस्से में,
ठीक है। अगर तो वो बहुत बूढ़ा है तो ऑब्वियसली उसके रिपेयरिंग सेल अब काम करना छोड़ गए होंगे। अगर तो वो यंग एज में है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब थोड़े बहुत चांसेस हैं कि नर्व अपने आप को हील अप कर ले, रिपेयर कर ले, जिसकी वजह से उसके 10 to 20% चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर ले। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये रिकवरी का प्रोसेस बहुत स्लो है और कुछ केसेस में ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शियाटिका है और शियाटिक नर्व क्या हो रही है जी, किस तरह जो है ये पेन जो है वो अपने हिप बोन से लेकर नीचे तक जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्थराइटिस। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आर्थराइटिस क्या है कि जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन और जॉइंट्स की जो है वो डिजेनरेशन हो जाती है, और जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या डिजेनरेशन हो जाए तो वहाँ पे पेन होगी, स्वेलिंग होगी और स्टिफनेस हो जाएगी, यानी जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। अब आर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, या वो एक्यूट हो और या वो क्रोनिक आर्थराइटिस हो। एक्यूट आर्थराइटिस क्या होता है? एक्यूट आर्थराइटिस वो होता है कि ऐसा दर्द या ऐसा आर्थराइटिस जो बहुत थोड़ी देर के लिए हो लेकिन उसका दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो। ठीक है, एक्यूट आर्थराइटिस। एक्यूट का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारी जो बहुत शदीद हो लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा हो, तो हम उसे कहते हैं एक्यूट आर्थराइटिस। और ये आर्थराइटिस में अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होते हैं, उनके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब होता क्या है कि इन साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर जाते हैं, बैक्टीरिया का अटैक होता है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है और अंदर जो फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन को वो कम कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब फ्लूइड नहीं रहेगा तो जॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो मूवमेंट भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी क्रॉनिक आर्थराइटिस। क्रॉनिक में क्या होता है कि ये बीमारी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। ठीक है, तो उसको हम क्रोनिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर जो पहली आती है वो हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस आती है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ हमारे पास जॉइंट डैमेज होते हैं बट एट द सेम टाइम हमारे पास बोन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जिन बोन्स ने जॉइंट बनाया होता है, जॉइंट वाली जगह भी डैमेज हो जाती है और जो बोन्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, और इसकी कॉज ज़्यादातर क्या, ये है जेनेटिक कॉज की वजह से। नेक्स्ट आपके पास आता है जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि ये आर्थराइटिस ऐसा आर्थराइटिस है जिसके अंदर एलर्जी जो है वो हो जाती है। ठीक है जी, क्या होती है, हमारे पास एलर्जी हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ, आपको पता है कि एक ऐसा सीज़न आता है, कुछ अक्सर लोगों को हर चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है। अब होता क्या है कि जब किसी बंदे को एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हम कुछ एंटी एलर्जी जो है वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास आर्थराइटिस है ये एक एलर्जिक आर्थराइटिस है, या जिसे हम कह सकते हैं ये एलर्जिक डिजीज़ है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका अपना ही इम्यून सिस्टम है वो ऐसे सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है कि ऐसा एलर्जिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी आपका अपना ही इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ऐसे सब्सटेंसेस जनरेट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और इस डिजीज़ को हम एलर्जिक डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इनको NSAID मेडिसिन दी जाती हैं। NSAID का क्या मतलब है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जिसके थ्रू जो है ये क्योर हो सकती है। नेक्स्ट है जी गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है हमारे पास कि अक्सर आपने सुना होगा कि जब ये कुछ जो लोग जो है वो एजिड हो जाते हैं उनको जो है वो गोश्त नहीं खाने दिया जाता और कहा जाता है कि जी गोश्त ना खाएं जी, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और फिर जोड़ों में दर्द होती है। असल में होता क्या है कि जब आप लोग प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, तो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा होता है कि उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टल्स फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वहाँ पे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपके पास जॉइंट है और यहाँ पे क्या होना शुरू हो गए, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए जिसकी वजह से जो जॉइंट है वो इन्फ्लेम्ड या स्वेलन हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।